सिंस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंसॉल्वेंसी अकाउंट में 8 लिस्ट होते हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट बी, ई, एफ, जी, एच जो भी है वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके एसेट्स और लायबिलिटी को बाइफरकेट करते हैं कि अलग अलग बनाते हैं। अगर हम नॉर्मल बैलेंस शीट की बात लें या हम नॉर्मल बैलेंस शीट समझे तो हमारे बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। अगर एक लायबिलिटी सेक्शन है बैलेंस शीट का, इस लायबिलिटी सेक्शन में शेयर होल्डर फंड होता है हमारे पास, और हमारे पास होता है लॉन्ग टर्म लोन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। फिर हमारे पास होता है करंट लायबिलिटी। ये बेसिक 3 कैटेगरी होते हैं लायबिलिटी। अब हम लोग जब बनाते हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट तो आपका जो लॉन्ग टर्म लोन होता है या जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी तो बेसिकली आपका बाइफरकेट हो जाएगा लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, सॉरी लिस्ट ए एंड लिस्ट डी में ही जाएगा करंट लायबिलिटी। जो भी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी सेक्शन है वो लिस्ट ए और लिस्ट डी में जाएंगे। और जो आपका लॉन्ग टर्म लोन है चाहे नॉन करंट लायबिलिटी है, ये बाइफरकेट होता है आपका लिस्ट बी एंड लिस्ट सी में। यानी कि जो शेयर होल्डर फंड है वो कहीं यूज नहीं होता है, इनका ट्रीटमेंट हम करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद हमें डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना होता है। उस डेफिशिएंसी अकाउंट में हम लोग ये शेयर होल्डर फंड्स टर्म्स यूज करते हैं या एक आइटम हम लोग वहां यूटिलाइज किया जाता है। बट लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटी हमें लिस्ट बी में यूज करना होता है और करंट लायबिलिटी हमें यूज करना होता है लिस्ट ए और डी। ये तो हो गए इन 4 लिस्ट की बात। अगर हम बात करते हैं अगर हम आगे बात करें कि एसेट्स में है आपके पास एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, फिर होता है करंट एसेट्स, देखो हम इसको नीचे ये 3 बेसिक एलिमेंट दिखते हैं जो पुराने टर्म्स की बॉडी भी है और नए बैलेंस शीट में भी हम लोग इस बेस पे चीजें क्लासिफाई कर लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स ये दोनों ही लिस्ट ई एफ जी में जाता है और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपका डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रीट करते हैं। आपके पास जो एक लिस्ट एच बचता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का दोनों साइड डिफरेंस निकालते हैं। तो जो कम होता है आपका नॉर्मली एसेट डाउन होता है, कम होता है क्योंकि नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय लायबिलिटी बड़ा होगा और एसेट्स कम होगा, जिस वजह से डेफिशिएंसी शो होगा और उस डेफिशिएंसी के बेसिस पे ही एक कोर्ट या गवर्नमेंट या लॉ आपको इंसॉल्वेंट होने को एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज आपके इंसॉल्वेंसी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी अगर आपके पास एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है। तो उसमें भी कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जब हम लोग बाय लॉ जाएंगे तो कुछ पॉइंट और दिखेंगे, बट हम अकाउंटिंग टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग टर्म्स में इतनी चीजें देखी जाती हैं कि आपकी लायबिलिटी ज्यादा है या एसेट ज्यादा है या क्या है आपके पास। तो इस तरीके से हम लिस्ट एफ ई एफ जी को डिफाइन कर लेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपका डेफिशिएंसी अकाउंट में जाता है। अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि वाकई में लिस्ट ए में कौन कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी को हम अलग अलग क्लियर करेंगे जिस बेसिस पर हम लोग आसानी से उसको क्लासिफाई कर सके। हमारे पास जो लिस्ट ए होता है वो होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के नाम से। अनसिक्योर्ड
क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का हमारे पास लिस्ट ए होता है जिसमें कि हम नॉर्मली वो क्रेडिट सकते हैं या वो लोन रख सकते हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लोन लेते हैं तो सिक्योरिटी देना पड़ता है, वो सिक्योरिटी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, या कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्रेडिटर जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसमें कि काउंट हो सकते हैं आपके पास बिल्स पेबल, और आपके पास काउंट हो सकता है डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल, और वाइफ लोन। अगर आपने वाइफ से लोन लिया है तो भी काउंट हो सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वाइफ ने लोन दिया है वो लोन उसका मायके से लाया पैसा है या आपका दिया हुआ पैसा है। कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड या जो बिजनेस का ओनर है उसने अपने वाइफ को कुछ पैसे दिए हो एज रखने के लिए, यूज करने के लिए, वाइफ ने यूज नहीं किया हो, रखा हो, और उसे वो एज दोबारा मांग लेता है बिजनेस में लगाने के लिए एज अ लोन। तो अगर वो लोन माना जाएगा तो वो लोन यहाँ शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो खुद उसका पैसा था। लेकिन अगर वाइफ ने वो पैसा मायके से लाया है अपने, यानी उसको जो स्त्री धन बोलते हैं हम लोग, उसका खुद का धन है, तो वो उसको वाइफ लोन मान करके यहाँ शो कर सकते हैं। वाइफ लोन के बाद और भी सारे हैं, किसी की आपका रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, कई सारे आइटम आ सकते हैं जिसमें से ये तीनों आइटम को ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ये लिस्ट डी में तो नहीं जा रहा। ये आइटम लिस्ट डी में भी दिखते हैं तो जितने पोर्शन लिस्ट डी में जाने वाले चले जाएंगे, जो बच जाते हैं वो लिस्ट ए में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट बी का। जो बी की बात करेंगे तो देखिए बी में क्या होता है। आपके पास लिस्ट जो बी है वो बनता है सिक्योर्ड क्रेडिटर को लेकर के। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? वो क्रेडिटर्स जिन पे हम लोगों को सिक्योरिटी रखा हुआ है। अब फुल्ली इसको काउंट करते हैं लिस्ट में फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये क्या है? ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर है। दैट मींस ऐसे क्रेडिटर जिन पे लोन लेते समय लोन अमाउंट से ज्यादा का सिक्योरिटी दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने लोन लिया 4 लाख रुपीस का, अब बदले में जो हमारा सिक्योरिटी है वो तकरीबन 8 लाख रुपीस या 1 नए मान 6 मान सकते हैं, 6 लाख रुपए का सिक्योरिटी रखा गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फुल्ली सिक्योर्ड लोन। क्यों? क्योंकि उसमें लोन अमाउंट ज्यादा है। अब लोन अमाउंट ज्यादा होगा तो फुल्ली सिक्योर्ड माना जाएगा। इसके बाद बारी है लिस्ट सी का। लिस्ट सी क्या होता है? इसको बोलते हैं पार्टली सिक्योर्ड। ये हमारे पास है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है? जिसमें हम लोगों का लोन का अमाउंट ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, नहीं लोन का अमाउंट ज्यादा होगा और सिक्योरिटी कम होगा। ऊपर क्या हम दोबारा लेते हैं, सपोज 4 लाख का ही लोन लिया गया इस बार दोबारा, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो तो 3 लाख रुपए का ही है। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में 4 लाख का लोन, 6 लाख की सिक्योरिटी, लोन कम है सिक्योरिटी ज्यादा है तो फुल्ली सिक्योर्ड मानेंगे। यहाँ पे क्या है? 4 लाख का लोन, 3 लाख की सिक्योरिटी है, यानी सिक्योरिटी कम है और लोन ज्यादा है तो पार्टली सिक्योर्ड मानेंगे इस चीज को। पार्टली मतलब कुछ हिस्सा ही सिक्योर्ड है। पार्टली प्रोसेस लगाते हैं, कुछ पोर्शन ही सिक्योर्ड माना गया है तो पार्टली सिक्योर्ड है। फुल्ली का मतलब पूरा पूरा लोन रिकवर कर सकते हैं सिक्योरिटी से। दैट्स व्हाई ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास लिस्ट जी का। लिस्ट जी का अलग से नहीं पूरा अलग है ये। इसमें जी में कहते हैं इसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ऐसे क्रेडिटर जिनको पेमेंट के समय प्रेफरेंस दिया जाता है, जिसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसे बेसिकली 4 चीजें आते हैं। पहला, गवर्नमेंट
रेट एंड टैक्सेस। दूसरा इसमें आता है सैलरी एंड वेजेस, ये वो सैलरी वेजेस जिसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तीसरा में आता है आपके पास रेंट एंड फोर्थ में आता है कॉम्पनसेशन। टू वर्कर, ये चार चीजें हमारे यहां आती हैं। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को ध्यान देते समय ध्यान देना होता है कि आपका इंसॉल्वेंसी जो एक्ट लग रहा है, इंसॉल्वेंसी लॉ कौन सा फॉलो होता है, टाउन एक्ट या इंसॉल्वेंसी प्रोविंशियल एक्ट है। टाउन एक्ट कहाँ कहाँ काम आता है, वो हमारे चूंकि इंडिया में 4 महानगर बोले जाते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास है। तो दिल्ली को छोड़कर बाकी 3 सिटी को हम टाउन्स मानते हैं, बाकी सिटी को प्रोविंशियल मानते हैं। तो अगर टाउन या प्रोविंशियल है, अगर हम बात करते हैं टाउन एंड प्रोविंशियल का, सपोज ये टाउन एक्ट है, ये प्रोविंशियल एक्ट है, तो ये तो पूरा चला जाता है। लेकिन सैलरी और वेजेस में डिफरेंस है। सैलरी काउंट करते हैं इसमें 300 पर वर्कर एंड 100 पर मानते हैं इसमें। लेकिन अगर आपको प्रोविंशियल एक्ट है तो 20 पर वर्कर मानते हैं, वो चाहे आपका सैलरी चाहे वेजेस हो। रेंट, इसमें 1 का रेंट जो होता है वो माना जाता है। इसमें कोई काउंटिंग नहीं है कि कितना मंथ का रेंट मानेंगे प्रेफरेंशियल, और इसमें ये दोनों चीजें ही माने, जितना कॉम्पनसेशन देंगे दोनों को ही काउंट कर सकते हैं प्रेफरेंशियल। अब सैलरी और रेंट वेजेस में जितना पोर्शन यहाँ जाना हो चला जाएगा, जो बच जाएगा वो लिस्ट ए में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को 500 रुपए की सैलरी देनी है, ड्यू दिखा रहा है 500 रुपए सैलरी, और 500 में से अगर वो टाउन से लगता होगा तो 300 रुपए यहाँ चले जाएंगे, 200 चले जाएंगे लिस्ट ए में। लेकिन अगर वहां प्रोविंशियल एक्ट लगता होगा, यानी कि वो दिल्ली यानी कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास है, तो वहां 30 लगेगा। और ये 3 सिटी नहीं है तो वहां 20 पर रखेंगे, यहाँ पे प्रेफरेंशियल में लिस्ट डी में, बाकी सारा चला जाएगा 480 रुपीज चले जाएंगे आपके लिस्ट ए में। वैसे रेंट है, 1 महीने का रेंट को काउंट कर सकते हैं प्रेफरेंशियल, बाकी रेंट को काउंट करना पड़ेगा लिस्ट ए में। प्रोविंशियल एक्ट है तो सारा का सारा चला जाएगा आपका लिस्ट ए में। कॉम्पेंसेशन देने जितना दिया गया होगा 4000, 5000, 10,000, 1 लाख रुपीज, व्हाटएवर जो भी पेमेंट हो रहा होगा, वो सारा का सारा पेमेंट आपका हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिट मान सकते हैं। और इसमें हम ऐड करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय लिस्ट डी में शो कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है समझने के लिए इसके बाद हम समझेंगे क्या, लिस्ट ई। लिस्ट ई इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई शो करते हैं। इसलिए हम लोग इसमें क्या आता है, इसमें सारे प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हाटएवर जो भी प्रॉपर्टी है, ऑल एसेट्स यहां शो होता है, एक्सेप्ट क्या क्या है, 2 आइटम केवल, एक है डेटर्स, एक है बिल रिसीवेबल। ये 2 आइटम छोड़ के हम सारी चीजें लिस्ट ए में शो कर देते हैं। इसके बाद हमारी है लिस्ट एफ का, तो जो हम लोगों ने वहां डेप्टर छोड़ रखा था वो यहां पे आता है 2 गैप्स के नाम पे। डेप्टर को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं हम लोग, एक गुड डेप्टर यानी जो सारे पैसे दे रहे हैं, एक डाउटफुल यानी चेक करना है कितने नहीं देंगे, एक बैड यानी कंफर्म कि मिलेगा नहीं पैसा। इसके बाद लिस्ट जी, लिस्ट जी में हमारे पास आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम शो करते हैं बिल रिसीवेबल। और लास्ट हमारे पास है लिस्ट एच, जिसको डेफिशिएंसी बोलते हैं,
और ये हमारा होता है बैलेंस फिगर। डेफिशिएंसी अकाउंट है, हमारा बैलेंस फिगर है। इस तरीके से करते हुए हमारे पास इकोनॉमिक अफेयर्स तैयार हो जाता है।